कई बार जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब एक पथ प्रदर्शक की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति जो मुहिम का चेहरा बन जाता है। उसे हम कई नाम देते हैं। कुछ लोग उसे मुखिया कहते हैं, कुछ उसे दोस्त मानते हैं और कुछ मसीहा कहते हैं। ऐसे ही एक चेहरे से आज हम आपको मिलवाएंगे, जो एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। इस भयंकर महामारी से उपजी परेशानियों का निवारण बनकर। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने द गिल्ली डंडा शो पर। आज हमारे साथ है आम जनता की आंख के तारे श्री बाल योगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके गिल्ली डंडा शो को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हम जैसे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी आपने न्योता दिया, आमंत्रण दिया, उसकी आप इस धारणा को मैं नमन करता हूँ जी। एक तरफ सन्यासी जीवन चुनने वाला एक बालक, वही दूसरी तरफ टोरेंट पावर जैसी कंपनी को फुल पावर में जो उससे लोहा लेने वाला एक व्यक्ति। तो ये सफर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सन्यासी जीवन की मैं अपने सनातन धर्म को जो आस्था मानता हूँ, उसके लिए मैंने संन्यास जीवन चुना है और सभी वर्गों बिना भेदभाव के मैं उन तक मदद पहुँचा पाऊँ, इसलिए मैं सन्यासी जीवन में हूँ और अपने धर्म के प्रति मैं उत्साहित हूँ कि इसका गुणगान विदेशों से लेकर, मेरे देश से लेकर कहीं तक की जाए और उसमें मैं थोड़ी सी भी सहभागिता अगर निभा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। रही बात टोरेंट पावर कंपनी की, तो एक प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि लला, देश का संकट आ गया है, कोई घरों से बाहर मत निकलना। तो देश की जनसंख्या, देश की सभी लोगों ने उसका पूर्ण समर्थन किया। किसी ने कोई पार्टी विरोध, विपक्ष, सभी ने उसका समर्थन किया, किसी ने विरोध नहीं किया और अपने घरों में कैद हो गए। भैया, जब रोजगार सबके चल रहे थे, सब अच्छी तरीके से रह रहे थे, तभी जीवन में बहुत कष्ट थे। आज तो 100 दिन के बाद जब लोग घर से निकलने लगे हैं, तब उनके जीवन के कष्ट कैसे आने लगे। 70% रोजगार आज बंद हो चुके हैं। 30% लोगों को ही काम मिल रहा है। जिसकी तनख्वाह 10,000 थी, उसको सिर्फ 4,000 मिलते हैं। मालिक कहता है कि अगर करो तो करो, नहीं तो बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री एक और कहा कि 2020 कमाने के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, 2020 तो जीवन को बचाने के लिए है। तो लोगों ने उसको समझा और अपना 1 महीना पूरा। दोबारा फिर प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने फिर कहा कि लाला और 15 दिन रहना पड़ेगा। तब लोगों ने प्रश्न किया कि हमारे पास अब व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, तो उन्होंने कहा क्या करें। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि गुल्लकों में जो अपने पैसे आपने 100, 200, 500 जमा किए, आज तक जो जमा पूंजी आपने रखी है उसे खर्च करिए, फिर जमा पूंजी कर लेंगे, जीवन रहेगा। तो उन्होंने, जनता ने ऐसा ही किया और पूरी जमा पूंजी को खर्च कर दिया। उसके बाद में सरकार को लगा कि लॉकडाउन फिर बढ़ेगा, तो सरकार ने निर्देश जारी किया कि पुलिस वालों तुम तैयार हो जाओ और अब रोटियां तुम्ही को बांटनी है। घर घर तक जाकर रोटियां बांटो, घर घर तक जाकर के राशन बांटो। अब आप देखिए, जिसकी जमा पूंजी चली गई, जिसका व्यापार चला गया, जिसको रोटियां तक आप लोग बांट रहे हैं, उनसे अब आप एकदम कहें कि आपको बिजली का बिल 20,000, 15,000, 40,000 कितना है, तो बताइए वो कहाँ से। जब मैंने, लोगों ने मुझे ये गुहार लगाई लॉकडाउन में, तो मैंने मोबाइल से वीडियो बनाया। मैंने कहा भाई, बिल तो नहीं देने चाहिए कायदे से, आपके कहने से घरों में रहें। जिंदगी में पहली बार कोई देश पे संकट आया है, तो आपको इनकी मदद करनी चाहिए। जनता ने अपना व्यापार खो दिया, जनता ने अपना जमा पूंजी खो दी, तो तुम्हें भी कमाने का तुम्हें भी कमाने नहीं देंगे और हम प्रयास करेंगे कि सरकार इसमें मदद करे। इसलिए हम लोगों ने एक और निजी सवाल पूछूंगी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे, ये जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में आपने संन्यास क्यों धारण किया? क्या ऐसी बात आई मन के अंदर कि आपको लगा कि संन्यास की तरफ जाना? देखिए, जब से सन्यासी हुए हैं, तब से तो माता पिता पूछते होंगे कि बताइए, चला गया छोड़ कुछ किया नहीं। कब से हुए? हमको हो गए 2007 में हो गए और छोटी उम्र थी, उस समय समझते भी नहीं थे। लेकिन माता पिता जरूर पूछते होंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया,
लेकिन मैं चाहता था कि एक परिवार के लिए भी शायद 10 परिवारों को अगर मैं सही कर पाऊँ या उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मेरा जीवन सफल हो। रही बात संन्यास की, तो मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रेरती थी तो वो थी, जब मैं फुटपाथ से कभी निकलता था तो मुझे लगता था यार, इस देश में तो कुत्ते भी कार में चलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नींद बेडों पे लेते हैं, कभी उनको बीमारी हो जाए तो डॉक्टर घर में आके उनको बोतल चढ़ा देता है। मैंने कहा एक तरफ तो ये कुत्ते का जीवन इतना अच्छा और दूसरी तरफ ये फुटपाथ तो कौन लोग हैं जो सड़क पे खा रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं, सड़क पे ही शादी कर रहे हैं, सड़क पे ही रह रहे हैं, सड़क पे इनके बच्चे हो रहे हैं, सड़क पे इनके बच्चे मर रहे हैं। ये कुत्ते से भी बड़ा जो जीवन जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं, इनको जानने की मुझे लालसा हो गई और मैं इनके बीच में कुछ रातें बिताने लगा। जब रातें बिताने लगा तो समझ में आया कि वो लोग किसान हैं, और जब किसान इस स्थिति से जब गुजर रहा था तो मुझे कष्ट हुआ कि आप लोग यहाँ कैसे आए। तो मैंने बताया क्या, तो उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के महोबा जिले के कुछ किसान थे जो कर्जदारों से परेशान होकर के बेचारे यहाँ शरण लिए हुए कंस्ट्रक्शन कंपनियों में वहाँ काम करते हैं सुबह से रात तक, और जब रात को आते हैं फुटपाथ पर सो जाते हैं, कोई ना कोई भला मानस आके उन्हें बुद्धि दे देता है, फिर वो सो जाते हैं, फिर अगली सुबह फिर काम पे चले जाते हैं, जो भी आय होती है वो कर्जदारों को दे देते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो देश का करदाता है, इसको परेशान करना बिल्कुल नहीं। अच्छा, गरीब सेना, हमने अभी तक शिव सेना, बजरंग दल ऐसे कई नाम सुने थे, और गरीब सेना का जब हमने पोस्टर भी देखा, कई जगह पर हमने देखा, तो ये जो शिव सेना है, बजरंग दल है, इनसे क्या अलग है गरीब सेना, और इसके बनने के पीछे का कारण हम जानना चाहते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है, बात सब करते थे गरीबों की, लेकिन काम देखा जाता तो मुझे दिखते ही नहीं। हमने भी अभी किसी व्यापारी में अगर कोई गोली मार देना तो सब पार्टियां इकट्ठी होकर कहेंगी कि अभी बाजार कब तक बंद रहेंगे, कब तक आरोपी पकड़ा नहीं। हमने क्या, गरीब के साथ कोई खराब नहीं हुआ। गरीब की बेटी के साथ या फुटपाथ पर अगर उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया ना, तो उसमें भी कोई निकल के नहीं आया। आगरा कॉलेज पर मैं उसमें गया, मैंने उस बच्ची को ले जाकर के रोड पर रखा, उसके आरोपियों को पकड़वाया, उसके लिए मुआवजे का प्रबंध कराया। उसमें शर्मनाक बात यह रही कि मुझको भी जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया। तो हमने कहा गरीबों की फौज होनी चाहिए जिसमें सिर्फ गरीबों की बात रखी जानी चाहिए, और यहाँ से हम लोगों की गरीब सरकार नहीं। और उसके बाद आपने स्टूडेंट पावर को पूरी चुनौती दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत चुनौतियाँ दी, छोटी छोटी, और ये थोड़ी सी बड़ी चुनौती हो गई है। तो अच्छा, वैसे तो आप अभी भी टीनेजर ही हैं, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे एक सवाल आपसे कि आपका जो बचपन था वो कैसा था, उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। बचपन तो हमारा शांति था। अगर क्लास में अगर 50 बच्चे होते थे तो 49 हम थे, हम कहीं भी वो नहीं करते थे फॉलो। लेकिन जीनियस कई प्रकार के होते हैं। एक जीनियस किताबों को पढ़ता है और IAS बन जाता है, बाबू बन जाता है, दरोगा बन जाता है। दूसरा जीनियस वो होता है जो पूरे इस जीवन को जीता है। वो रिक्शे वाले का बेटा भी हो सकता है, वो अपने आप में जीवन को जीता है, उसको किताबों से मतलब नहीं होता। हो सकता है कि हम उन्हीं में से एक हों, लेकिन ऐसा नहीं किताबें मैंने नहीं पढ़ी। क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, सभी IAS नहीं होते हैं, लेकिन किताबें सभी लोग पढ़ते हैं। आप किताबें पढ़ते थे? हाँ, 100%। और नंबर भी आते थे? हाँ, तो भी आते थे। तो लेकिन शुरू से ही दूरगामी परिणाम थे। मैं बहुत लंबा सोचता था, तो मैंने संन्यास लेने की इसी वजह से किया। हम देश हित में कुछ करना चाहते हैं। जिस दिन हमें समझ में आ गया ना, हमने अपनी सारी डिग्रियों को हटा दिया और हमने मस्तिष्क पर जो फील हो चुका था उसी से हम लोग काम करते। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, कहीं लिखा नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब संन्यास का जब आपने ठाना कि मुझे लेना है, तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि उनको भी नमन करना चाहेंगे हम सब। जी, परिवार में हमारे में सभी ने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उनका तो विरोध ही था। उन्होंने तो कहते हैं अरे भाई ये काम ठीक कर, हमने तुमको इतना बड़ा किया है, तो अब हम लोग ये कुछ देने लायक तो चलती है उनका। तो परिवार का सहयोग बाद में मुझे मिलने लगा जब मैंने गुरुजी ने कहा कि नहीं अब इसका मन है तो इसको संन्यास लेना है। उसके बाद फिर कभी वो लोग नहीं मिले, कभी उन लोगों ने बीच में आके हमको नहीं रोका। लेकिन अच्छा है, नमन करना चाहिए कि मैं एक परिवार को नहीं पाल पाया, आपके माध्यम से मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, वचन देता हूँ कि एक नहीं पाल पाया तो क्या, कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से हजारों परिवारों को रोजगार मिले, उनके बच्चे वो तरक्की करें जो देश में आगे जाए। अच्छा, आपकी मुहिम में जनता का आपको खूब समर्थन है,
आगे भी लोग यही चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें। तो लोगों को ये भी जानना है कि इसके बाद ये जो आप इस वक्त जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद अब अगला नंबर किसका हो सकता है या होगा? देखिए, पहले तो इसको स्टूडेंट पावर कंपनी को चेतावनी है। आपने एक दशक से इसको लूटा है। आप सबको देते हैं, नेताओं से लेकर के सरकारों में सबको पैसे देते हो। अब बारी जनता की है। अब लगा तुम्हें ये 90 दिन का 180 दिन का बिल माफ करना पड़ेगा और समझो कि ये बहुत बड़ी धनराशि आप जनता को दे रहे हैं और इसको चाहे चौक मांग के दो, चाहे लॉकडाउन की मदद मांग के दो, तो तुम्हें देनी पड़ेगी मदद। और जिसमें सफल हो गए ना, तो फिर नाम से सब डरा करेंगे कि वो बाबा आ जाएगा। अच्छा, तो कोस दूर तक की कहानी उसकी मम्मी सुनाया करेगी सबकी, तो सो जाने तो बाबा आ जाएगा। और अगला नंबर हम लोग लेंगे इमरजेंसी हॉस्पिटल। वहां हमने देखा है कि दर्द किस प्रकार होता है। वहां मैया को हमने रोते हुए बालक के लिए देखा है, बालक को हमने अपने पिता के लिए और दर्द से कराता हुआ देखा है। नेक आने दो, फिर देखो इमरजेंसी में भी हम कैसी व्यवस्थाएं कराते हैं। और लड़ाई को हम क्रमबद्ध तरीके से लड़ते हैं। पहले कौन से कहेंगे जनता तुम्हारे लिए काम करेंगे, फिर हम लोग स्टूडेंट कार्यालय गए, फिर उसके बाद डीएम के पास गए, हमने कहा ये काम कराओ, जनता परेशान है। जब उन्होंने नहीं सुनी तो हम ऊर्जा मंत्री के पास गए, और ऊर्जा मंत्री ने नहीं सुनी तो हम मुख्यमंत्री के पास गए। तो जब कानून ने नहीं सुनी ना, तो हमने जनता से कहा तुम चिंता नहीं करो, अब हम हाई कोर्ट में सबको पार्टी बनाएंगे और सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और हम लोगों ने वहां मुकदमा दर्ज किया। जब हमारा मुकदमा चल रहा था, इन लोगों ने लाइट काटना क्यों उचित समझा, क्यों इन लोगों ने जबरन लाइट काटा, क्योंकि इनके पास 5000 लोग हैं, पुलिस का पूरा बल है, सरकार को इन्होंने 105 करोड़ रुपया दिए, इसलिए इन लोगों ने जबरन और जबरदस्ती इन लोगों ने लाइट काटना शुरू कर दिया। ऐसे में हम लोगों ने जब देखा कि लाइट काटना, तो हमने जुड़ना शुरू कर दिया। जनता को राहत 31 अगस्त तक मिल जाएगी। आपके माध्यम से सभी को मैं कहना चाहता हूँ, बिल भरने में बिल्कुल उत्सुक मत होइए। 31 अगस्त तक राहत मिलेगी, 100% राहत मिलेगी। और 9 विधायक, 2 सांसद, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और 1 मेयर और 100 पार्षद, आप सभी लोग थका हुआ सा महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि उनका बाबा उनके संग है और पूरी ताकत से लड़े। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे अभी जैसे आपने बोला मेडिकल का मुद्दा है, उससे जनता बहुत त्रस्त है। स्कूल फीस की मांग भी बहुत उठ रही है, माफ हो। ऐसे में सिर्फ टोरेंट के लिए ही के खिलाफ ही आवाज़ उठाना, इसके बारे में कुछ बताइए कि सिर्फ टोरेंट ही क्यों? देखिए कि स्कूल फीस एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इन लोगों ने गुरुकुल तो बंद कर दिए, लेकिन इन लोगों ने अब सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय खोल दिए हैं, जो उनका मन सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता है, वो शोषण के लिए होता है। लेकिन व्यवस्था सरकारी कैसी है, आप अगर विद्यालय खोलेंगे तो ट्रस्ट बनाना पड़ेगा और ट्रस्ट में ये लिखना पड़ेगा कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए मैं एक देश हित में विद्यालय खोलना चाहता हूँ, जिसकी फीस भी मैं उतनी रखूँगी जिससे मेरा विद्यालय चलता रहे। मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे। ऐसी स्थिति में ये लोग शिक्षा देते 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 कब कमाने पे आ जाते हैं, एक बिल्डिंग से 4 से 9 हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता है। और अब तो ऐसी हद हो गई भैया कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहा, उसके बाद भी ये लोग पेरेंट्स से कह रहे हैं, अभिभावकों से कह रहे हैं कि आपको फीस देनी पड़ेगी और नहीं दोगे तो आपको हम नुकसान कर देंगे आपका। लगातार मैसेज भेज रहे हैं, लोगों पे पैसा नहीं है। अरे 20 साल से तुम लोग स्कूल चला रहे हो भैया, देश हित में खोला तुमने स्कूल, अब पता नहीं कब शोषण में बदल गया, समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात उठाई जा सकती है, लेकिन उससे भी ज़रूरी मुझको लगा कि लाइट की व्यवस्था एक ऐसी है, ये नहीं कटनी चाहिए। यह मेरा सफल होगा तो अगर मुझे ही सब उठाने तो मैं आगे इस पर ज़रूर प्रयास करूँगा और आपके माध्यम से सिर्फ आह्वान कर सकता हूँ, लला ज़िंदगी पड़ी है कमाने को, कमाते रहियो, और जे ही नहीं रहेंगे तो किससे कमाओगे। लोगों की स्थितियाँ नहीं है देने के लिए, जो कर सकते हो मदद करो भैया। अच्छा, कभी स्कूल फीस माफ़ी की मुहिम से जुड़ने का अवसर मिलेगा तो आप जुड़ेंगे साथ? जी बिल्कुल, मैं किसी भी संघर्षशील व्यक्ति के लिए काम आ सकूँगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझसे उसका किस हित हो अनहित हो, मैं आपके लिए प्रयास करूँगा, कोई अगर इस आवाज़ को उठाता है तो। योगी जी, सारे काम धंधे बंद थे लॉकडाउन के दौरान भी, और अभी भी लोग उबर नहीं पाए हैं उससे, और लोग काम धंधे बंद हैं
और लोग स्कूल की फ़ीस देनी है, मेडिकल है, कोई घर में बीमार है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक आपने टोरेंट का मुद्दा भी उठाया हुआ है कि भाई बिजली तो नहीं कटे, कम से कम इतनी भीषण गर्मी के अंदर बिजली नहीं कटनी चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो इस बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। सरकार के कान में जूं रेंगती है जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है, जब कोई आत्महत्या कर लेता है परेशान होकर के। जैसे कि मैं आपको एक घटना बताऊं, 2 दिन पहले की है कि लॉकडाउन में माता पिता का काम छूट गया। उसके बाद में काम न था तो पड़ोसियों ने थोड़े दिन उसकी मदद करी। लॉकडाउन का समय था, कुछ दिन तो सब मदद कर देते हैं, हमेशा कोई मदद नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसके घर में 2 बेटियां, 1 बेटा और माता पिता थे। घर में एक पंखा और एक बल्ब के सिवाय कुछ भी नहीं है उसके में। धीरे धीरे आटे की व्यवस्थाएं भी जब कमज़ोर होने लगी तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई, किसी ने नहीं सुना। इसी बीच में टोरेंट काल के रूप में आया और उसकी लाइट काट के 1 महीने पहले चला गया। इसी बीच राशन पानी की व्यवस्थाएं भी कमज़ोर जैसे ही हुई ना तो बच्चे बीमार हो गए तो दिन में तो रह लेते हैं बाहर करके, जब रात होती ना तो बीजने से, हाथ के पंखे से हवा करके रहते। जैसे ही नींद आ जाती तो तबीयत बिगड़ने लगी और एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई जो 6 साल की थी केवल। तबीयत खराब होने के कारण उसे उल्टी दस्त होने लगे। भूख से इस देश में लोग मर रहे हैं और हम लोग आज़ादी का 74वां वर्ष मनाते हैं, तब दुख होता है। और उसके बच्ची के मर जाने के बाद आप उसको फिर शौचालय दे रहे हैं, आप उसको उज्ज्वला योजना से गैस दे रहे हैं। ये एक शर्मनाक विषय है। इससे पहले अगर सरकार जाग जाए ना तब आपको विश्वास मानिए जनता प्रेम भी करेगी और कभी कुर्सी से उतरने नहीं देगी। यदि आप लोग कम होते जाएंगे तभी आप देखेंगे तो भैया ये तो जनता है, हर 5 साल में कुर्सियां बदलती रहती है। अच्छा, जहाँ तक हम जानते हैं लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक डर है लोगों के मन में कि अगर वो आपके साथ जुड़ जाएंगे तो टोरेंट पावर बिजली काट देगी। तो वो डर कैसे भगाया जाए लोगों का कि लोग जुड़े हैं आपके साथ आकर? देखिए, अंग्रेज जब आए थे तो सिर्फ 52,000 ही थे, लेकिन 26 करोड़ लोगों पर राज इसी डर की वजह से कर गए। वो सोचते अरे भैया हमारे बच्चों को मार देंगे जी, अरे हमको ही मार देंगे। इस डर से ही तो 26 करोड़ बहुत होते थे। एक पत्थर भी मारते तो 52,000 भाग जाते। ये एक अंग्रेज़ों से कम नहीं है। अंग्रेज़ों की एक मानसिकता थी कि वो राजाओं के सेनापतियों को खरीद लेते थे और कहते कि तुम राजा बनोगे, राजा को उतार देंगे, तुम्हें हम वो कहें करना है जो हम कहें। उसी प्रकार जब टोरेंट आई ना तो इसने प्रधानमंत्री के सांसद और मुख्यमंत्री के विधायकों से सबसे पहले मिलने गई और कहा सर मुबारक हो, आगरा में हम लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा सर हम आपको इतने रुपया महीने देंगे। तो बदले में हमसे क्या चाहिए? बोल बदले में तो सर आपसे ये चाहिए कि जनता जब आपके पास आए तो हमें फ़ोन नहीं करियो सर, अगर आपने फ़ोन किया तो बिल तो माफ़ कर देंगे पर आपके 10 लाख में से 9 लाख रह जाएंगे सर, फिर 9 ही पहुँचेंगे। उन्होंने भी सोचा अरे भैया घर बैठे आ रहे हैं तो वो राजा बने रहे, जनता परेशान हो रही है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है लला, जब तुम निकलोगे ना मैं अकेला इतना कर सकता हूँ। नंगे पैर लला मैं हाई कोर्ट तक हो आया। जिस कोरोना में लोग डर रहे थे मिलने से, मैं वहाँ फुटपाथ पर बैठ के नहीं हाई कोर्ट में तुम्हारे लिए न्याय मांगने का प्रयास कर रहा था, पर मेरी कोई गलती नहीं। तुमने तो 99 चोरी बिठाए हैं, मैं कहाँ नहीं गया। हर विधायक, हर सांसद, हर पार्षद से कहा कि भैया मेरा सहयोग करो। मैंने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और टोरेंट से, और मैंने हाई कोर्ट में भी जा करके कहा भैया आगरा वालों की मदद करो, और आगरा की क्यों उत्तर प्रदेश की मदद करो। पर भैया काऊ ने नहीं सुनी। मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना काम कर रहा हूँ और आप मेरा सहयोग अगर कर देंगे ना, अरे 22 लाख लोग रहते हैं आगरा में, 1% भी आ गए ना निकल के तो भागना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा, बाल योगी उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, तो इस समय पर ये क्या कहना सही होगा कि योगियों का है ज़माना? ऐसा नहीं है। जब नेताओं से भरोसा जब लोगों को उठने लगे और समाज हित में कोई सन्यासी जैसे सब चीज़ों को छोड़ सके। देखिए, राजनेता या कोई गृहस्थ जीवन का जब व्यक्ति रहेगा ना तो उसकी इच्छाएं होंगी, इच्छा होंगी तो सपने भी होंगे। सपने में उसको अपने बच्चे को अच्छा इलाज देना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छा खाना देना होगा, बढ़िया सी एक कोठी देनी होगी, उसमें लेंटर का मकान होगा, उसमें एसी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, टीवी फीवी होंगी, और उसमें एक गाड़ी भी होगी क्योंकि घूमने के लिए चाहिए, उसमें टफ़ी के कुत्ते होंगे, सब होंगे। और जब सन्यासी निकलेगा ना
तो फिर उसको ना तो लेंटर का कार्ड चाहिए, तखत उसे सोने को चाहिए हो तो ठीक है, कोई ले आया तो खा लिया, नहीं लाया तो भूखे सो गए। और इनको लेंटर का मकान नहीं, मिट्टी के बने हुए घरौंदे में रह लेते हैं, कुछ ना हो तो आसमान के नीचे रह लेते हैं, लेकिन समझौता नहीं करते हैं। और समझौता मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ चैनल के माध्यम से कि आगरा की जनता की जो उम्मीद है उनको मरने नहीं दूंगा। एक अकेला तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुमको जीत दिलाने की बात कर रहा हूँ, हारने की नहीं। लेकिन जीत के बाद एक एक माला तुम सबके यहाँ से पहनूंगा, ये मेरी इच्छा है, इससे बड़ी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप इतना अच्छा बोल लेते हैं, इतना अच्छा आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? तो हमारी शिक्षा सब ऐसे विद्यालयों से हुई है जो आप कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड रहे होंगे या सरकारी विद्यालय रहे होंगे, क्योंकि दुर्भाग्य रहा मेरा कि गुरुकुल नहीं थे आसपास में, तो मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन जब मुझे ज्ञान थोड़ा सा होने लगा तो मैं गुरुकुल की ओर घूमने लगा, मैं रामायण भी देखने लगा, भागवत को भी पढ़ने लगा, और उसके साथ साथ जो गृहस्थ में जो घट रहा था उनकी जो समस्याएं थी उनको भी समझने लगा। तब से मानो मैंने शिक्षा से कुछ नहीं पाया। मैं 365 दिन पढ़ने के बाद एक मास्टर पर डिपेंड नहीं रहना चाहता कि मुझे फेल पास करेगा या फेल। मैं उन 365 दिनों में जो मैंने सीखा और उसकी प्रतिभा मैं अपने देश को देना चाहता हूँ। इसको कोई एक शिक्षक तय नहीं करेगा कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसलिए मैं देश हित में काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग सराहें, नहीं करें तो आप सहयोग देना बंद कर सकते हैं। फिर भी किस जगह से पढ़े हैं आप? कहाँ, क्या स्कूल है, कौन सा स्थान है? वृंदावन में हम लोग पढ़े हैं अक्सर तक, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हुआ करते थे, मेरी शिक्षा वहीं से ज्यादातर। लेकिन अब शिक्षा की बात आई है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। इस देश में है ना, एक देश है, एक राष्ट्र, एक संविधान यहाँ लगता है, लेकिन शिक्षा यहाँ सबको अलग अलग मिलती है। जैसे एक गरीब का बालक है ना, वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, थोड़े से पैसे वाले का बालक होगा वो निजी विद्यालय में जाएगा जो कि सीबीएसई बोर्ड के होगा। बहुत ज्यादा पैसे वाला बालक होगा तो वो आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय में जाएंगे। वहां गरीब के बच्चे को 2 एकम 2 2 दूनी 4 सिखाया जाएगा, पैसे वाले के बच्चे को 4 सिखाया जाएगा। और गरीब के बच्चा सरकारी विद्यालय में कहेगा सर जी हम बाथरूम लग रही है, और अमीर का बच्चा कहे सर जी मिला है वॉशरूम, तब लगता है कि यहाँ समान शिक्षा नहीं है। मैया के पेट से जब निकलते हैं ना गर्भ से, तो दोनों के बालक चाहे अमीर का हो गरीब का हो दोनों होते हैं। 6 महीने का होता है तो दोनों के हंसते हैं, साल भर के होते हैं तो शीशे को शीशा, टेबल को टेबल, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, अपने माँ को माँ, पिता को पिता कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो 5 वर्ष के होते हैं तो एक बालक तो जाएगा सरकारी विद्यालय में, एक जाएगा बस वाले में, एक जाएगा वैन वाले में, और एक जाएगा पैदल। तब ये जो भेद पड़ता है उससे हम लोगों को बहुत क्षति होती है और आने वाले भविष्य को भी बहुत क्षति होती है। जैसे कि जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो आप जो भी जनता की आवाज उठाते रहते हैं, ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि अब आपको वो कहाँ देख सकती है, हमें क्या उम्मीद है आपको देखने की? क्या हम आपको दिल्ली से होते हुए जाते देखेंगे या लखनऊ के रास्ते से होते हुए जाते देखेंगे? देखिए इलाहाबाद प्रयागराज तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारा हाईकोर्ट में मामला लंबित है। उसके बाद में जनता तय करेगी तो उसको मुझे कहाँ भेजना है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग कहीं तो जाएंगे क्योंकि हम लोग सच्चे मन से। लेकिन बाल योगी अपनी आवाज कहाँ से मुखर करेंगे? लखनऊ से करेंगे कि दिल्ली से करेंगे? इलाहाबाद से करेंगे, प्रयागराज से और कोर्ट से ही करेंगे, और आधार को हम लोग न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी सवालों के सटीक जवाब दिए, और आखिर में ये भी नहीं बताया कि आपका पड़ाव क्या रहेगा, लखनऊ रहेगा दिल्ली। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगले किसी मौके पर हम आपसे ये जरूर जान लेंगे कि आपका पड़ाव क्या रहने वाला है। हमारे शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी देखते रहिए गिल्ली डंडा शो। नमस्कार।